आज हम देखने वाले हैं लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर LHC, अब तक का सबसे शक्तिशाली कण गतिवर्धक है। तो बिना किसी टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेटर स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास फ्रैंको स्विस सीमा पर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के सर्न से 100 मीटर की दूरी पर एक सुरंग में बैठा है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में थोड़े से सवाल। LHC मतलब लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर का मतलब क्या है? LHC एक कण गतिवर्धक है जो प्रकाश की गति के पास प्रोटॉन या आयनों को ढकेलता है। इसमें कई प्रकार के त्वरित संचार के साथ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की 27 किलोमीटर की रिंग होती है जो कणों की ऊर्जा को बढ़ावा देती है। नंबर 2, इसे लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर क्यों कहा जाता है? बड़े इसके आकार को संदर्भित करता है। परिधि में लगभग 27 किलोमीटर। हाइड्रॉन का मतलब क्योंकि यह प्रोटॉन या आयनों को तेज करता है जो कणों के समूह से संबंधित है, जिन्हें हाइड्रॉन कहा जाता है। कोलाइडर क्योंकि कण विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो बीम बनाते हैं जो मशीन के चारों ओर 4 बिंदुओं पर टकराने के लिए बने होते हैं। सवाल नंबर 3, LHC कैसे काम करता है? सर्न एक्सेलरेटर कॉम्प्लेक्स तेजी से उच्च ऊर्जा के साथ मशीनों का उत्तराधिकार है। प्रत्येक मशीन श्रृंखला में अगली मशीन के बीम को इंजेक्ट करने से पहले एक निश्चित ऊर्जा के कणों के एक बीम को तेज करती है। यह अगली मशीन बीम को एक उच्च दर्जा और इतने पर लाती है। LHC इस श्रृंखला का अंतिम तत्व है जिसमें बीम अपनी उच्चतम ऊर्जा तक पहुंचते हैं। LHC के अंदर 2 कण मुस्कुराते हुए टकराते हैं। इससे पहले कि वे प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, बीम अलग अलग बीम पाइप में विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। अल्ट्रा हीट वैक्यूम पर रखी गई 2 ट्यूब सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द्वारा बनाए एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उन्हें त्वरक रिंग के चारों ओर निर्देशित किया जाता है। एक निश्चित विशिष्टता तापमान के नीचे कुछ सामग्री एक अतिचालक स्थिति में प्रवेश करती है और विद्युत प्रवाह के पारित होने के लिए कोई प्रतिरोध नहीं करती है। LHC में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को 271.3 सेल्सियस मतलब 1.9 के बाहरी स्थान की तुलना में एक तापमान ठंडा, इस प्रभाव का लाभ उठाने के लिए ठंडा किया जाता है। गतिवर्धक तरल हीलियम के एक विशाल वितरण प्रणाली से जुड़ा है जो मैग्नेट को ठंडा करता है, साथ ही साथ अन्य आपूर्ति सेवा को भी। सवाल नंबर 4, LHC के मुख्य लक्ष्य क्या है? कण भौतिकी का मानक मॉडल 1970 के दशक के प्रारंभ में विकसित एक सिद्धांत जो मौलिक कणों और उनके अंतःक्रियाओं का वर्णन करता है, ने सटीक रूप से घटना की एक विस्तृत विविधता की भविष्यवाणी की है और अब तक का कण भौतिकी में लगभग सभी प्रयोगात्मक परिणामों की सफलतापूर्वक व्याख्या की है। लेकिन मानक मॉडल के अधूरा यह कई प्रश्नों को खुला छोड़ देता है जिन्हें LHC उत्तर देने में मदद करेगा। द्रव्यमान की उत्पत्ति क्या है? स्टैंडर्ड मॉडल द्रव्यमान की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है और न ही कुछ कण बहुत भारी थे, जबकि अन्य में कोई द्रव्यमान नहीं है। हालांकि सिद्धांतकार
रॉबर्ट ब्राउट, फ्रांसवा एंगलर्ट और पीटर हिग्स ने एक प्रस्ताव रखा जो इस समस्या को हल करने के लिए था। ब्राउट, एंगलर्ट, हिग्स तंत्र कणों को एक द्रव्यमान देता है जब वे एक अदृश्य क्षेत्र से बातचीत करते हैं, जिसे अब हिग्स फील्ड कहा जाता है, जो ब्रह्मांड को व्याप्त करता है। हिग्स फील्ड के साथ तीव्रता से बातचीत करने वाले कण भारी होते हैं, जबकि जिन लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क हल्का होता है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भौतिकविदों ने हिग्स बोसॉन, हिग्स क्षेत्र से जुड़े कण की खोज शुरू की। जुलाई 2012 में सर्न ने हिग्स बोसॉन की घोषणा की, जिसे ब्राउट एंगलर्ट हिग्स तंत्र की पुष्टि की। हालांकि यह कहानी का अंत नहीं है। नंबर 5, क्या हम सुपर सिमेट्री के लिए सबूत की खोज करेंगे? स्टैंडर्ड मॉडल सभी मूलभूत बलों का एकीकृत विवरण प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि अन्य बलों के लिए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का निर्माण करना कठिन है। सुपर सिमेट्री एक सिद्धांत जो हम जानते हैं कि मानक कणों के अधिक विशाल भागीदारों के अस्तित्व की परिकल्पना करता है, जो मूलभूत बलों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। सवाल नंबर 6, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? वह मामला जिस हम जानते हैं और जो सभी सितारों और आकाशगंगाओं को ब्रह्मांड की सामग्री का केवल 4% हिस्सा बनाता है। खोज तब भी कणों के लिए खुली है, या डार्क मैटर 23% और डार्क एनर्जी 70% के लिए जिम्मेदार है। नंबर 7, ब्रह्मांड में एंटी मैटर की तुलना में कहीं अधिक मामलों क्यों है? बिग बैंग के समय समान यात्रा में मैटर और एंटी मैटर का उत्पादन किया गया होगा, लेकिन हमने अब तक जो कुछ भी देखा है उससे हमारा ब्रह्मांड केवल पदार्थ से बना है। नंबर 8, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा हमारे यूनिवर्स के मामले में को बनाने वाले कणों को कैसे जन्म देता है? प्रत्येक वर्ष के भाग के लिए LHC लीड आयनों के बीच टकराव प्रदान करता है। बिग बैंग के ठीक बाद की स्थितियों के समान जब भारी आयन उच्च ऊर्जाओं से टकराते हैं तो वे तुरंत क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के लिए बनते हैं, जो गर्म और घने पदार्थों का एक आग का गोला होता है, जिसे प्रयोगों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 9, LHC कैसे बनाया गया था? वैज्ञानिकों ने LHC के बारे में 1980 के दशक की शुरुआत में सोचना शुरू किया था, जब पिछले गतिवर्धक LEP अभी तक का नहीं चल रहा था। दिसंबर 1994 में सर्न की परिषद ने LHC के निर्माण को मंजूरी देने के लिए मतदान किया और अक्टूबर 1995 में LHC तकनीकी डिजाइन रिपोर्ट प्रकाशित की गई। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और अन्य गैर सदस्य राज्यों के योगदान ने प्रक्रिया को तेज किया और 1996 और 1958 के बीच 4 प्रयोगों को एलाइस, एटलास, CMS और LHCb को आधिकारिक स्वीकृति मिली और 4 स्थलों पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। नंबर 10, LHC पर डिटेक्टर क्या है? इनमें 7 प्रयोग है। LHC पर स्थापित एलिस, एटलास, CMS, LHCb, LHCf, कुल देवता और मोइडल वे गतिवर्धक में टक्करों द्वारा उत्पन्न कणों के असंख्य का विश्लेषण करने के लिए डिटेक्टरों का उपयोग करते हैं
ये प्रयोग दुनिया भर की संस्थानों के वैज्ञानिकों के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रयोग अलग है और इसके डिटेक्टरों की विशेषता है। नंबर 11, LHC प्रयोगों से डेटा प्रवाह क्या है? सर्न डेटा सेंटर LHC प्रयोगों से प्रति वर्ष 30 से अधिक पेटाबाइट डेटा संग्रहित करता है, जो लगभग 1.2 मिलियन ब्लू रे डिस्क यानी 250 साल के HD वीडियो को पढ़ने के लिए पर्याप्त है। टेप पर 100 से अधिक पेटाबाइट्स स्थायी रूप से संग्रहित है। नंबर 13, LHC की लागत कितनी है? LHC की मशीन और क्षेत्र 3756 है। डिटेक्टर क्षेत्रों के लिए सर्च शेयर 493 है। LHC कंप्यूटिंग सर्च शेयर 83, टोटल 4332। नंबर 13, LHC बिजली की खपत क्या है? LHC और प्रयोग की कुल बिजली खपत प्रति वर्ष 600 GWH के बराबर है। 2012 में अधिकतम 650 GWH के साथ जब LHC4 टीवी पर चल रहा था। रन 2 के लिए अनुमानित बिजली की खपत प्रति वर्ष 750 गीगावाट है। कुल सन की ऊर्जा खपत प्रति वर्ष 1.3 TWH है, जबकि दुनिया में कुल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 20,000 TWH के आसपास है। यूरोपीय संघ में 3,400 TWH, फ्रांस में 500 TWH के आसपास और जिनेवा कैंटन 3 में है। नंबर 15, LHC के दूसरे रन के लिए मुख्य लक्ष्य क्या है? हिग्स बोसोन की खोज LHC कहानी का पहला अध्याय था। दरअसल इस साल मशीन का पुनः आरंभ एक नए रोमांच की शुरुआत करता है, क्योंकि यह अपने पहले रन की ऊर्जा को दोगुना कर देगा। लॉन्ग शटडाउन 1 के दौरान किए गए काम के लिए धन्यवाद। LHC अब 13 TeV टकराव 6.5 TeV प्रतिबिंब का उत्पादन करने में सक्षम होगा, जो भौतिक विदों के हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति और पता लगाने की अनुमति देगा। LHC कब तक चलेगा? LHC को अगले 20 वर्षों में चलाने की योजना है, जिसमें उन्नयन और रखरखाव कार्य के लिए कई स्टॉप निर्धारित हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।